इवनिंग एवरीवन। तो आज के इस सेशन के बाद कम से कम मैं आपका 1 आवर का टाइम पीरियड लूंगा। 1 आवर से ज्यादा भी लग सकता है। इसमें इस 1 घंटे के बाद आपको बिल्कुल क्लैरिटी होगी, आई प्रॉमिस, कि आपको कौन से कॉलेजेस फिल करने हैं, कैसे कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना है। आपने अब तक जो भी कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं उसमें से कुछ कॉलेजेस निकल भी जाएंगे, कुछ कॉलेजेस ऐड भी हो जाएंगे। इतनी तक का भी वादा कर देते हैं, बिल्कुल शार्प क्लैरिटी आ जाएगी। तो लेटेस्ट शेड्यूल के मुताबिक आज से 8 जुलाई से 15 जुलाई तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। 16 जुलाई से 19 जुलाई तक सीट अलॉटमेंट की प्रोसेसिंग होनी है, उसमें आपने कुछ नहीं करना। उन्होंने कॉलेज अलॉट करने हैं डिपेंडिंग आपने कैसी प्रेफरेंसेस फिल करी हैं। 21 जुलाई को फाइनली कौन सा कॉलेज आपको अलॉट होता है आपको प्रोविजनल लिस्ट के थ्रू पता लग जाएगा। अगर आपको कोई उसमें एतराज है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है कि भाई आपसे कम स्कोर वाले को सेम कैटेगरी में वो कॉलेज कैसे मिला, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो 22 जुलाई को। और उसके बाद फाइनली रिवाइज्ड जो अलॉटमेंट लिस्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्शन हुई तो 24 जुलाई को आ जाएगी। वैसे हिस्टोरिकली हमने देखा है कि कुछ उसमें अपडेशन होती ही नहीं है, सेम ही लिस्ट वापस दोबारा आ जाती होती है, तो ठीक है। ओके। और उसके बाद आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा, आपको एक कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भी लिखे होंगे, कौन से लेके जाने हैं, कितने बजे कौन से जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे पहुंचना है। बिकॉज 25 जुलाई से 31 जुलाई वो एडमिशन चलेंगी। अब हर कॉलेज की डेट अलग अलग होगी, कोई कॉलेज 25 को करेगा, कोई 26 को करेगा। तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा आपको उस कॉलेज को कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। वैसे आपके अलॉटमेंट लेटर में भी डिटेल्स मेंशन हो सकती हैं। जिस भी डेट को आपको बुलाया जाता है उस दिन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, फीस, सब कुछ वहां पे लेके जाना होगा। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बातें और हैं। पहली बात, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आप फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरी बात, दिस ईयर दिस ईयर tuition fees for government quota and management quota is the same. Therefore, candidates are advised to submit their preferences for both government quota and management quota in the same college. यहाँ पे हालांकि लिखा है कि ट्यूशन फीस गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा की सेम है, तो क्या टोटल फीस सेम है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। पिछले साल तक ऐसा नहीं था। पिछले साल तक गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा की जो फीस होती थी डिफरेंस होता था। हाँ, डिफरेंस किसी कॉलेज में बहुत मिनिमम होता था, किसी कॉलेज में डिफरेंस ज्यादा भी होता था, दैट डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज। लेकिन दिस ईयर यहाँ पे ऑफिशियल वर्डिंग है कि ट्यूशन फीस जो है वो गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा की सेम। जो मुझे यहाँ से समझ में आता है, टोटल फीस अब भी मुझे लगता है कि शायद सेम ना हो, कुछ डिफरेंस, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस अदर एक्सपेंस वगैरह डाल के ये डिफरेंस वैसे ही बहुत मिनिमल कर देते हैं, बहुत थिन डिफरेंस रह जाता है। पर मुझे लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहेगा, बिकॉज अकेली ट्यूशन फीस नहीं होती ना, इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस वगैरह भी काफी सारे और एड ऑन होते हैं। तो उनमें हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। तो कोशिश करें, अगर आपका रैंक और परसेंटाइल अच्छा है, आपको गवर्नमेंट कोटा के अंदर ही सीट मिले, नहीं तो चलो ठीक है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी मिल जाती है। कट ऑफ का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ABC कॉलेज की अगर गवर्नमेंट कोटा की कट ऑफ लेट से 94 परसेंटाइल जाती है, तो मैनेजमेंट कोटा की भी 90 परसेंटाइल, 91 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल के आसपास जाएगी। मतलब कट ऑफ में भी डिफरेंस 2, 3, 4, 5% का ही होगा। 5 परसेंटाइल से ज्यादा डिफरेंस जनरली देखने को नहीं मिलता। किसी किसी कॉलेज में तो 1 परसेंटाइल या 2 परसेंटाइल के डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है। ऑल एडमिशन शैल बी गवर्न्ड बाय प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, नोटिफिकेशन नंबर दिस। ठीक है, ये सब PPMET के बेसिस पे एडमिशन हुई थी, वो सब आपको वैसे भी पता है। चलो, तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर अदर स्टेट के हैं तो नेक्स्ट काउंसलिंग में ट्राई कर सकते हो। और गवर्नमेंट कोटा मैनेजमेंट कोटा की ट्यूशन फीस दिस ईयर जो है थोड़ी सी सेम रखी गई। ओके, बढ़िया। सीधा इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट के ऊपर। ये दिस ईयर 2026 से 2027 सेशन की जो लेटेस्ट लिस्ट है, मतलब कि कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पर दिस ईयर अवेलेबल हैं और उसमें क्या कौन सी कैटेगरी की कितनी कितनी सीट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखो, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है कि आप इसी कॉलेज में जाएं। वैसे ही सीक्वेंस वाइज जो सामने दिखा आपको बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए आदर्श कॉलेज ऑफ नर्सिंग पटियाला, इसमें BSc नर्सिंग में ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट कोटा की 16 सीट्स। अब इसी में BSc नर्सिंग में SC कोटा में गवर्नमेंट कोटा में 8 सीट्स हैं। सेम कॉलेज में BC कैटेगरी में गवर्नमेंट कोटा में 3 सीट्स हैं। सेम कॉलेज में हैंडीकैप कैटेगरी में गवर्नमेंट कोटा में 2 सीट्स हैं। सेम कॉलेज में जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए गवर्नमेंट कोटा में 1 सीट है। ये सारे गवर्नमेंट कोटा की सीट्स थी। अब ऐसे ही मैनेजमेंट कोटा की शुरू हो जाती हैं। सेम ही कॉलेज में
ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में मैनेजमेंट कोटा में ओनली 7 सीट्स है। सेम कॉलेज में एससी कैटेगरी में मैनेजमेंट कोटा में 8 सीट्स है। इंटरेस्टिंग। ओपन कैटेगरी की 7 और एससी कैटेगरी की 8। स्ट्रेंज बट ट्रू। सेम कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में बीसी कैटेगरी में मैनेजमेंट कोटा के 3 सीट्स है। ऐसे तो बहुत कुछ है, मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला, हर कॉलेज में हर कैटेगरी की सीट्स हों ऐसा जरूरी नहीं है। आपने मे बी एबीसी कॉलेज सेलेक्ट करा और आपने मे बी उसमें जे एंड के माइग्रेंट कैटेगरी सिलेक्ट करी, मे बी अगर आपकी है लेट से, और आपको वहां पे मतलब कैटेगरी शो ही नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कैटेगरी नहीं है वो। अगर आपने कैटेगरी अप्लाई करी हुई है, आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, आपकी कैटेगरी आई थी, वेरीफाइड है, सब सही है, उस पर्टिकुलर कॉलेज में हो सकता है वो कैटेगरी ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं, हर कॉलेज में हर रिजर्व कैटेगरी की सीट हो ऐसा जरूरी नहीं है। किसी कॉलेज में जे एंड के माइग्रेंट की हो सकता है सीट ना हो, किसी कॉलेज में हो सकता है हैंडीकैप की सीट ना हो, किसी किसी कॉलेज में हो सकता है नंबर ऑफ सीट्स कैसे भी वेरी करें। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी की 7 और एससी कैटेगरी की 8 सीट्स हैं। इतना ही नहीं, अब एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स एससी कैटेगरी की सीट तो ले ही सकते हैं, वो जनरल कैटेगरी की सीट्स भी ले सकते हैं। यानी कि एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स एससी कैटेगरी को भी अप्लाई कर सकते हैं इन 8 सीट्स के लिए, और वो जनरल कैटेगरी की 7 सीट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा रूल्स है। सही है कि गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बातें आपके ऊपर है। अब हर कॉलेज में एनआरआई कोटा की भी सीट्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे इस कॉलेज में है। जनरली हमने ऐसा देखा है कि एनआरआई कोटा की सीट्स, वैसे किसी भी कोटा की सीट्स अगर खाली रह जाती हैं, नेक्स्ट काउंसलिंग तक, सेकंड राउंड थर्ड राउंड ऐसे काउंसलिंग के सेशन चलते हैं, तो जो भी इस बार यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि लास्ट काउंसलिंग सेशन है, अगर आखिरी तक ये सीट्स खाली रह जाती हैं, मोस्टली एनआरआई कोटा की जो सीट्स होती हैं वो ज्यादातर कॉलेजेस में खाली रह जाती हैं, क्योंकि वो फीस थोड़ी सी हायर एक्चुअली डॉलर्स में चार्ज करते हैं, तो वो फीस हायर बन जाती है। तो बहुत कम लोग एनआरआई कोटा में सीट्स लेना प्रेफर करते हैं। अगर वो खाली बच जाती हैं तो वो ओपन राउंड में चली जाती हैं। लास्ट सेशन जो भी काउंसलिंग का लास्ट सेशन होगा, ये ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में चली जाएगी। कब जाएंगी, कब लास्ट सेशन होगा, ये सब बातें अभी डिस्कस करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, पता नहीं। ओके, तो यहाँ पर आप मतलब ये देख के अंदाजा लगा सकते हो इस सीट मैट्रिक्स को देख के कि आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट करने वाले हो जिस भी कैटेगरी में, उसमें उसकी कितनी सीट्स हैं। एंड आई पर्सनली रिकमेंड दैट कोई भी कॉलेज अगर आप फिल करो प्राइवेट, तो आपने यूनिवर्सिटी कोटा और मैनेजमेंट कोटा दोनों फिल करना चाहिए। ये सब बातें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहूंगा लास्ट में कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे प्रेफरेंसेस को सेव करना है, कैसे ऊपर नीचे रखना है, सब सिखाऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट। ये हमारे पास टोटल 120 पेजेस की ये शीट है, ये आप देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अपनी तरफ से आप ये सारी लिस्ट देख सकते हो। अगर आप ये लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हो, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल करवा दूंगा, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। ये यूकॉन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग हमारे पास यूनिवर्सिटी का कैंपस कह लो या यूनिवर्सिटी का फर्स्ट कॉलेज कह लो। फर्स्ट कॉलेज मतलब सबसे पहले नहीं बोलना चाहिए, मतलब यूनिवर्सिटी का खुद का कॉलेज है फरीदकोट में। अब इसमें फॉर एग्जांपल फ्रीडम फाइटर कैटेगरी की भी एक सीट है, जो पहले कॉलेज देख रहे थे उसमें नहीं थी। तो हम पहले कॉलेज देख रहे थे उसमें स्पोर्ट्स कोटा की सीट भी नहीं थी, इसमें स्पोर्ट्स कोटा की भी। तो किसी में कुछ किसी में कुछ, आपकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप यहाँ पर पहले से देख सकते हो कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं, कितनी कितनी नहीं है, वगैरह वगैरह। चलो, ये तो आप देख ही लोगे। अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए होगे, आई कैन सेंड दैट, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इससे पहले कि हम प्रेफरेंसेस लाइव आपके सामने फिल करें, कुछ बेसिक बातें प्रेफरेंसेस फिलिंग के लिए, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल नोटिस है, डिस्कस कर लेना चाहते हैं। बिकॉज ये पंजाबी में है और कुछ बच्चों को हो सकता है पढ़ने में प्रॉब्लम आई, तो आई विल ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, बिकॉज ऑडियंस आउट ऑफ पंजाब भी है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास पंजाब के बाहर के भी हैं। तो मैं आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। 8 जुलाई से 15 जुलाई तक आपको प्रेफरेंसेस फिल करनी है, तो जल्दबाजी नहीं है कि मुझे आज ही सारी की सारी प्रेफरेंसेस फिल करके सेव कर देनी है। मैंने आपको ग्रुप में भी मैसेज किया था कि एक आधा दिन रुक जाओ, कई बार भी बकबुक हो जाए तो सॉल्व आउट हो जाए। ये नोटिस पढ़ना बहुत जरूरी है, इसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए काफी ध्यान देने वाली है। देखो, सीट अलॉटमेंट होगी कैसे, जो आप ऑनलाइन प्रेफरेंसेस फिल करोगे एग्जैक्टली उसके बेसिस पे होगी। आप अगर कोई कैंडिडेट एससी बीसी या किसी भी कैटेगरी के साथ संबंधित है, मतलब उस कैटेगरी का है, तो उसको उसकी जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी है
उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर ओपन कैटेगरी की सीट अवेलेबल है तो उसको ओपन कैटेगरी की सीट भी दी जा सकती है। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਖਵੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਜੇਕਰ ਓਪਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਪਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ उस वालों भरी गई संबंधित राखवी कैटेगरी विच विचार होगा। मतलब पहले उसको ओपन कैटेगरी की सीट मिलेगी और उसके बाद अगर ओपन कैटेगरी की सीट अवेलेबल नहीं है तो उसने जो भी कैटेगरी फिल करी हुई है उसके हिसाब से फिर उसको उस कैटेगरी की सीट मिलेगी। ये कितना सही कितना गलत कैसे है कैसे नहीं ये अब आप लोगों के ऊपर है भाई। यूनिवर्सिटी ने ऐसा आप लोगों को कहा है, ठीक है भाई। गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा, अगर आपने दोनों प्रेफरेंसेस फिल करी हैं तो क्या होगा। प्रेफरेंसेस में प्रेफरेंसेस ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਦੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ सॉरी आपने कोई भी प्राइवेट कॉलेज जब फिल करना है तो गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा दोनों फिल करने हैं। अगर गवर्नमेंट को पहले आपको गवर्नमेंट कोटा की प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर गवर्नमेंट कोटा की सीट्स फिल हो जाती हैं तो आपको मैनेजमेंट कोटा की जो सीट है वो अलॉट की जा सकती है। प्राइवेट कॉलेजेस में ट्यूशन फीस इस बार उन्होंने बिल्कुल एक बराबर कर दी है तो इसलिए आपको दोनों गवर्नमेंट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा फिल करने चाहिए, ठीक है भाई। जैसे आपने कोई भी कॉलेज फिल करा है पहले गवर्नमेंट कोटा फिल कर लो फिर सेम कॉलेज आप मैनेजमेंट कोटा में फिल कर लो, ठीक है भाई। जनरल SC BC इन सब में आप अलग अलग कैटेगरीज फिल कर सकते हो, करके दिखाऊंगा। बोलो। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगी और आपको जो भी टाइम दिया जाएगा उसमें आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल उनके फोटो कॉपीज लेके आपको यूनिवर्सिटी जाना हो, यूनिवर्सिटी नहीं जो भी अलॉटेड कॉलेज होगा वहां पे जाना होगा। जो यूनिवर्सिटी फीस होती है वो तो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके आप पे कर सकते हो। बाकी उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीस होती है जो हर कॉलेज की अलग अलग रह सकती है वो अपने कॉलेज को जाके पे करनी होगी। यूनिवर्सिटी वालों रजिस्ट्रेशन होने तक दाखिला आरजी प्रोविजनल माना जाएगा। जो भी आपको कॉलेज में आप जाके एडमिशन करवा के आओगे वो कॉलेज आपकी एडमिशन यूनिवर्सिटी में करेगा, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो जब तक वो नहीं होती आपकी एडमिशन प्रोविजनल है भाई, बिकॉज आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ये वो लेटर बटरम जो कुछ भी है सब कुछ वेरीफाई होगा उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। सेकेंड काउंसलिंग अभी कोई पता नहीं है कब होगी, पहले ही बता दूं लगभग 1 महीने का टाइम निकल जाएगा आज से। मतलब अभी जुलाई का पहला हफ्ता चल रहा है 8 जुलाई, अगले महीने अगस्त के मिड में 10 से 15 अगस्त या अगस्त के फर्स्ट वीक के बाद ही होगी, 5-7 अगस्त के बाद ही होगी, अभी पता नहीं है कब होगी। दूसरे राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज कोटा कैटेगरी सारा कुछ दोबारा फिल करना होगा। जो पहली बार प्रेफरेंस फिल कर रहे हो आप आज से, वो दिस ईयर की प्रेफरेंसेस मतलब दिस फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए है। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको प्रेफरेंसेस दोबारा फिल करनी होगी एंड यस यू कैन चेंज दैट। अभी आपने X और Y और Z कॉलेज फिल कर रहे हैं, अगली बार में आप X A और B कोई भी नंबर ऑफ कॉलेजेस को फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही आपका जो कॉलेज अलॉट होता है आप उससे संतुष्ट हैं खुश हैं कि भाई मुझे बल्ले बल्ले ये कॉलेज मिल गया मुझे और कोई मतलब नहीं है, फिर तो आपको सेकंड काउंसलिंग फिल करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ज्यादातर बच्चे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में मिले हुए कॉलेज से संतुष्ट नहीं होते भाई, वो सेकंड काउंसलिंग में ट्राई करते हैं। तो डेफिनेटली आपको दोबारा फिलिंग वगैरह करनी पड़ेगी। काम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है बिकॉज कॉलेज अलॉटमेंट जो होनी है वो सॉफ्टवेयर ने करनी है तो किसी बंदे ने तो करनी नहीं है। तो मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट वे से होगा। और आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ सिर्फ इतना नहीं, आपके आगे पीछे बाकी सब कौन कौन से रोल नंबर को कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ यहाँ पे वेबसाइट में पूरा डॉक्यूमेंट आएगा, पूरी PDF आएगी कि इस रोल नंबर को इस परसेंटाइल में इस कैटेगरी में ये कॉलेज अलॉट हुआ, दूसरे बच्चे को ये कॉलेज अलॉट। अगर आपको ऑब्जेक्शन लगती है ना कि आपसे कम नंबर वाले को सेम कैटेगरी में कौन सा वो कॉलेज अलॉट क्यों हो गया आपको क्यों नहीं हुआ तो आपने भी फिल करा था तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। तो काम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो ऐसे कुछ भी इधर उधर का मत सोचो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट साफ सुथरा काम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मतलब जैसे आपका रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आप अपनी जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ वहां पे फीस डिपॉजिट नहीं करवाते, रिपोर्ट नहीं करते, डॉक्यूमेंट्स नहीं देते तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाती। सही है बात भाई। अगर आपको यूनिवर्सिटी का कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो आपके पास 1 ईयर की जो ट्यूशन फीस है वो कितनी है, और अगर प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है तो ट्यूशन फीस कितनी है। देखो बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि प्राइवेट कॉलेज में चाहे गवर्नमेंट कोटा के थ्रू अलॉट हो चाहे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अलॉट हो, फीस इज सेम। यहाँ पे मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहला, ये जो फीस आप देख रहे हो
ये फाइनल फीस नहीं है। इवन गवर्नमेंट कॉलेज की भी ये फाइनल फीस नहीं है, और प्राइवेट कॉलेज की तो बिल्कुल ही नहीं। मतलब आप सोचो कि प्राइवेट कॉलेज आपको सिर्फ 67,000 में 1 ईयर पढ़ा देंगे, नहीं भाई। प्राइवेट कॉलेजेस में ये फीस हाई रहेगी, क्योंकि कॉलेजेस अदर एक्सपेंस वगैरह काफी डाल देते हैं कि ये भाई हमारे प्रैक्टिस चार्जेस हैं, ये हमारे बिल्डिंग डेवलपमेंट चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, हॉस्टल कई बार महंगे होते हैं। सब कुछ सही है, बिकॉज हर चीज को रन करने के खर्चे होते हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बिल्कुल अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंडिया में अगर आप देखोगे तो एजुकेशन स्टिल अफोर्डेबल है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी फीस अफोर्डेबल है, अगर आप ग्लोबली किसी भी कंट्री से कंपैरिजन करके देखो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट आई वॉन्ट टू हाईलाइट दैट आप प्लीज अपना बजट बना के रखिएगा। यही मत सोचिएगा कि मेरा सिर्फ 67,000 में प्राइवेट कॉलेज में फीस चल जाएगी, मेरा इतना बजट है। तो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस आप इनफैक्ट जो भी कॉलेज चॉइस में फिल करने वाले होंगे उनसे पहले कंफर्म कर लेना चाहिए। ये फीस 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, के बाद उससे भी हायर रह सकती है 1 ईयर की प्राइवेट कॉलेजेस। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी फीस 53,600 नहीं होगी, इसमें भी ऊपर थोड़े बहुत चार्जेस, बट ज्यादा नहीं, 2-4 हजार, 5-7 हजार अदर एक्सपेंसेस और रह सकते हैं, बट मिनिमल होते हैं, मिनिमल होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये तो जो यूनिवर्सिटी फीस है या ट्यूशन फीस है, ये तो आपको स्टार्टिंग में ऑनलाइन ही पे करनी होगी, जो भी आपको डेट मिलेगी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके आप पे कर सकते हो। बाकी कॉलेज जो अदर एक्सपेंस चार्ज करने वाला है, वो जब आप कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स फीस लेके जाओगे, वहां पे आपको वो डिपॉजिट करवाने होंगे, जो भी उस कॉलेज के हैं। उसके बाद कॉलेज के जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आप पे लगने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब है कुछ कॉलेजेस में हॉस्टल लेना कंपलसरी होगा, कुछ में नहीं होगा। फिर हर कॉलेज के हॉस्टल की फीस अलग अलग होगी। किसी कॉलेज के हॉस्टल की फीस कम है, किसी की ज्यादा है, किसी का एसी है, किसी का नॉन एसी है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। तो वो कॉलेज के जो इटसेल्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हर किसी के अलग अलग है। तो जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा, यहाँ जो आप फिल करने वाले होंगे, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो उस कॉलेज से आपने कंफर्म करना है, मेरे से या यूनिवर्सिटी से या किसी और से कंफर्म नहीं करना, क्योंकि हर कॉलेज की टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग रह सकती हैं। 100 से प्लस प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हर किसी का अपना अपना रहता है भाई, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राख। ठीक है, ओके। देखो, अब मैं आपको कुछ कुछ बातें और बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप लोगों ने सीट्स का मैट्रिक्स देखा, तो उसमें आपने देखा किसी किसी कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं। अब अगर किसी कॉलेज में मान लो 100 सीट्स हैं, लेट्स से टोटल 100 सीट्स हैं, तो उसमें एससी कैटेगरी की 25% सीट्स हैं, बैकवर्ड कैटेगरी की 10% सीट्स हैं, बैकवर्ड एरिया या बॉर्डर एरिया की 1% है, 1% इसकी, 1% इसकी, यानी कि टोटल 2% हो गया। फिजिकली डिसेबल्ड की हमारे पास 5% सीट्स हैं, और स्पोर्ट्स पर्सन की हमारे पास 1% सीट है। इसके अलावा अदर कुछ रिजर्वेशंस भी हैं, वो आप देख लीजिएगा, बहुत कम बच्चे इनमें आते हैं, और सीट्स भी बहुत लिमिटेड कॉलेजेस में होती हैं, पर आप देख लीजिएगा, अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। बहुत काफी सारी कैटेगरीज है, मतलब आप देख लीजिएगा। एनआरआई में भी 15% सीट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में 7.5% जो सीट्स हैं वो हमारे पास रिजर्व रहती हैं। और एफ फॉरेन इंडियन स्टूडेंट कोटा इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विल बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कोटा, ओनली मैनेजमेंट कोटा ही होगा प्राइवेट कॉलेजेस में। तो ठीक है, अब इनकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह आप प्रॉस्पेक्टस में आगे जाके देख लेना। अगर आपको लगता है कि ठीक है, आप कैटेगरी की कंडीशंस को फुलफिल करते हो और आपको फीस स्ट्रक्चर बजट अलाउ करता है, तो यस, आप एनआरआई कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हो। बाकी नहीं लगता है तो मतलब देख लीजिएगा, मैं नो कमेंट्स देना। नेक्स्ट है हमारे पास कट ऑफ। कौन कौन बच्चा इस फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अप्लाई कर सकता है? क्या सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं भाई। जनरल कैटेगरी में अगर जब आपका रिजल्ट आया था तो आपको परसेंटाइल और रैंक शो हुआ था ना, तो परसेंटाइल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी परसेंटाइल मिनिमम 50 परसेंटाइल है जनरल कैटेगरी में, तो यस, आप काउंसलिंग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दिस इज द पासिंग स्कोर फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, दिस इज द पासिंग, दिस इज द बेयर मिनिमम। अगर आप एससी या ओबीसी कैटेगरी में हो तो 40 परसेंटाइल आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए, और अगर आप जनरल प्लस पीडब्ल्यूडी हो तो 45% कट ऑफ है मिनिमम, मिनिमम मिनिमम पासिंग स्कोर टू फिल द काउंसलिंग। एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी में 40 परसेंटाइल है मिनिमम। इससे कम अगर आपकी परसेंटाइल है तो आप इस राउंड ऑफ काउंसलिंग में अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन वेट अ मिनट, आप एक बात ध्यान से समझिएगा। अगर आपका इनमें से किसी से भी परसेंटाइल कम है, लेट्स से किसी बच्चे के लेट्स से 46 परसेंटाइल है, फिर भी वो काउंसलिंग अप्लाई करने के लिए लॉगिन करके जरूर देख लेना। अगर लॉगिन करके चॉइस फिलिंग हो रही है
कर देना। मतलब पता क्या होता है, कई बार अप्लाई करते टाइम आपने कोई कैटेगरी सिलेक्ट की होती है या होती है आपकी एलिजिबिलिटी, इस टाइम पे नहीं पता होता, तो करके देख लेना। नहीं तो ना, अगर कोई बच्चा अदर स्टेट का हुआ क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं है, या इससे कम परसेंटाइल हुई, लॉगिन होने के बाद चॉइस फिलिंग होगी नहीं, या तो लॉगिन होने पे ही एरर आ जाएगा, या लॉगिन होने के बाद कोई एरर आ जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल, कुछ ना कुछ लिख के आ जाएगा, जो भी लिख के आएगा तो पता चल जाएगा। मतलब दिस इज द बेयर मिनिमम पासिंग स्कोर। अगर आपका परसेंटाइल इससे कम है तो यू वॉन्ट बी एबल टू फिल द काउंसलिंग नाउ। फिर भी आप ट्राई करके देख लेना, अगर होती हुई कर देना, कुछ नहीं होता, ठीक है। रिजेक्ट ही हो जाएगा कोई बात, ट्राई करके देख लेना, अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, होगी कि नहीं देखी जाएगी यार। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर टोटल 100 सीट्स हैं तो 50 सीट्स गवर्नमेंट कोटा की और 50 सीट्स मैनेजमेंट कोटा की होंगी। इस मैनेजमेंट में एनआरआई कोटा भी बीच में आ जाता है। बाकी ठीक है, ठीक है। अब ये लिखी हुई है हमारे पास जो फी स्ट्रक्चर है एनआरआई के लिए, $15,000, और फॉरेन नेशनल्स के लिए $15,000 जो है वो हमारे पास फुल कोर्स की फीस है। देख लेना भाई, ठीक है, फुल कोर्स की फीस है ये। बाकी कॉलेज को भी कांटेक्ट करके देख लेना, हो सकता है इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस वगैरह ना ऐड करते हो तो, ठीक है, ठीक है। बाकी हॉस्टल फीस ये वो लिखी हुई है, हालांकि अगर आप जनरल रूम लेते हो सिंगल बेड का तो 15,000 है पर साल की। स्पेशल रूम लेते हो मतलब एसी प्रोपोर्शनल रिडक्शन इफ रूम इज शेयर्ड, वैसे तो पर्सनली है 24,000 पर ईयर, और अगर शेयरिंग बेसिस पे हुआ तो उस अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगी। एडवांस सिक्योरिटी इतनी करवानी होती है। अब ये जो है ना, ये दैट डिपेंड्स बेसिकली कॉलेज टू कॉलेज, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की आई गेस दी होगी, प्राइवेट में ये अलग अलग रह सकती है। तो जो भी आप कॉलेज अलॉट होगा, आपको उस कॉलेज से ये सारी चीजें कंफर्म कर लेनी चाहिए, हमें पहले ही फिक्स होकर निकलना चाहिए, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं आपको चॉइस फिलिंग सिखाऊं कि कैसे आप लोगों ने चॉइस फिलिंग करनी है, कुछ छोटी मोटी बातें विच आई वांट टू शेयर, कि आपको कॉलेज सिलेक्शन करने के टाइम पे कुछ 4-5 बातों का मेन ध्यान रखना है। वो कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चॉइस फिलिंग करके दिखा दूंगा, और लास्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कंपल्सरीली बना लेने हैं, लेके जाने हैं, काउंसलिंग के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे चाहिए होंगे, वो भी बता दूंगा। सबसे पहले, हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट नर्सिंग कॉलेज। कौन कैसे नर्सिंग कॉलेजेस को सिलेक्ट करें भाई, ध्यान से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड होना चाहिए। देखो, अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं है तो भी डिग्री वैलिड है, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कल को अगर आपका प्लान फॉरेन का बन जाता है, आप कोई एग्जाम देना चाहते हो, मे बी एनक्लेक्स देना चाहते हो, कोई भी और एग्जाम देना चाहते हो, तो बहुत सारे जगह पर ना कंडीशन होती है कि आपने जो डिग्री करी है वो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से करी। अब तो देखो 4 साल की डिग्री करनी है, 4 साल की फीस पे करनी है, जिंदगी के 4 साल आपने उस कॉलेज में स्पेंड करने हैं। सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आप कॉलेज चेंज थोड़ी कर सकते हो। ये तो स्टार्टिंग में काउंसलिंग में, चलो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पसंद नहीं आया, सेकंड में कोई और ले लिया, इतना तो चल जाता है। अब आप कहो कि फर्स्ट ईयर में मैंने भाई एबीसी प्राइवेट में लगा लिया, सेकंड ईयर में मैं, थर्ड ईयर में मैं राजेंद्रा में चली जाऊँ, या थर्ड ईयर में मैं जीएमसी अमृतसर चले जाऊँ, इट्स नॉट गोइंग टू पॉसिबल। जिस भी कॉलेज में आपने चले गए उसके बाद तो 4 साल वहीं पे लगानी है। इनफैक्ट जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर सबमिट हो सकते हैं। आपकी फीस तो चलो होनी होनी है, अब डिग्री चेंज करने की मतलब सरेंडर करने की, कल को सेकंड ईयर में बोलो कि मुझे डिग्री छोड़नी है, तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर होंगे। आपसे बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है समटाइम स्टार्टिंग में, तो आपको पेनल्टी चार्ज करते हैं कॉलेज। बाय रूल्स कॉलेजेस जो हैं वो फुल डिग्री की फीस चार्ज करते हैं। लाइक सेकंड ईयर में अगर आप कहते हो कि मुझे छोड़ना है, तो फर्स्ट ईयर तो चलो आपने पढ़ा है, उसकी फीस पे करी है, वो तो समझ में आता है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बाकी के जो 3 साल है उसकी भी फीस आपको देनी पड़ेगी, तब जाके आप सीट सरेंडर कर पाओगे, मतलब छोड़ पाओगे डिग्री। ऐसी कंडीशन रहती हैं कॉलेज टू कॉलेज। तो इसलिए ये कंडीशंस क्या होंगी, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हो उस कॉलेज से कंफर्म कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि ये हमेशा हर कॉलेज में ऐसा है, पर ऐसा हो सकता है। तो आपको कॉलेज सिलेक्ट करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ध्यान से कॉलेज सिलेक्ट करना है। ऐसे ही रैंडमली कि चलो ये कॉलेज फिल कर लूं, वो कॉलेज फिल करूं, ऐसा गलती नहीं करनी चाहिए। आपकी जिंदगी का सवाल है। जितना इंपॉर्टेंट पीपीमेट की प्रेपरेशन करना था, उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग में सही कॉलेज का सिलेक्शन करना। गलत कॉलेज सिलेक्ट कर दिया, सारी जिंदगी पछताओगे, सच कह रहा हूँ। बिकॉज सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कॉलेज आप चेंज नहीं कर सकते, आप डिग्री भी नहीं चेंज कर पाते। सेकंड ईयर में अगले साल सोचते हो कि चलो भाई मैं, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि नीट के लिए हम ड्रॉप लेने की बजाय ऐसा कर लेते हैं, ये प्रोग्राम अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये तो चले रहा है। पीपीमेट के अंदर बीएससी नर्सिंग मत करना, कुछ और कर लेना।
सेकेंड ईयर में कॉलेज को छोड़ना मुश्किल होता है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में मुश्किल होता है। सब आप लोगों ने छोड़ना तो है नहीं, आप लोगों ने तो कॉलेज में एडमिशन लेनी ही है। लेट्स फोकस। आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज में लेना चेक करना बहुत सिंपल होता है भाई। आईएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, ठीक है, सिंपल आईएनसी कॉलेज लिस्ट सर्च करोगे, आईएनसी नर्सिंग कॉलेज लिस्ट सर्च करोगे, आपको मिल जाएगी। उसमें चेक कर लो कि वो कॉलेज है कि नहीं। वैसे तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो लिस्ट में थे होंगे, पर फिर भी आप लोगों ने चेक कर लेना है कि है कि नहीं। अगर नहीं है तो ऐसे कॉलेज को अवॉइड करो, कोई और चेक कर लो। ये वैसे वेबसाइट के बारे में, ठीक है, वहां पर आप चेक कर सकते हो, अपने कॉलेज का नाम देख लो है कि नहीं। अच्छा, कुछ कॉलेजेस ना कभी आईएनसी की लिस्ट में आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। मतलब कुछ कॉलेजेस एबीसी इस साल तो आईएनसी की लिस्ट में है, पिछले साल नहीं था, पिछले साल तो था, इस साल नहीं है। ऐसे कॉलेज को अवॉइड करो। जो हमेशा से कंसिस्टेंटली हर साल आईएनसी की लिस्ट में आ रही हैं, वैसे कॉलेज को सिलेक्ट करो। जो कभी आ गया कभी चला गया, ऐसी सब बातों को, कॉलेजेस को अवॉइड करो। अब जब आप कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना शुरू करोगे, तो ये बात बिल्कुल सच है कि आप कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट एक्सप्लोर करोगे, आप कॉलेजेस को कॉल करोगे, हो सकता है विजिट करके भी देखो। तो अगर कोई कॉलेज आईएनसी की लिस्ट में नहीं था, उसको छोड़ दो, उसके बारे में विचार ही मत करो। वो सही है कि गलत है, छोड़ दो उसको, तो स्किप कर दो। नेक्स्ट, कुछ कॉलेजेस ना एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी अजीबोगरीब बताते हैं। ऐसी रैंडमली कुछ भी बोल देते हैं कि आपको पहले सेमेस्टर की, अभी काउंसलिंग से पहले ही बोल देंगे कि आपको काउंसलिंग एक फर्स्ट सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट करवा दीजिए, आपकी सीट अलॉट हो जाएगी या आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। कुछ कॉलेजेस आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके बोलेंगे कि काउंसलिंग छोड़ो, आपकी इतनी परसेंटाइल है, हम आपकी काउंसलिंग करवा देते हैं। कुछ कॉलेजेस कहेंगे हम आपकी काउंसलिंग करवा देते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस आपको कॉन्टेक्ट करके बोल सकते हैं कि हम आपकी काउंसलिंग करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ध्यान से सोचो, कोई एबीसी कॉलेज अगर आपको बोल रहा है कि हम आपकी काउंसलिंग करवा देंगे, तो वो एबीसी कॉलेज काउंसलिंग के थ्रू अपनी ही कॉलेज की सीट आपको दिलवाएगा। वो एबीसी कॉलेज कोई XYZ कॉलेज की सीट आपको क्यों दिलवाएगा? वो तो यही चाहेगा ना कि मेरे कॉलेज की सारी सीट्स फिल हो जाए। तो ऐसा कॉलेज अपना ही कॉलेज बार बार सेलेक्ट करता रहेगा आपके बिहाफ पे। मे बी आपकी परसेंटेज अच्छी हो और आपको बेटर कॉलेज उससे मिल सकता हो, लेकिन आपको कुछ कर नहीं पाओगे, आपको फिर वही कॉलेज करना पड़ेगा। तो कोई भी कॉलेज अगर आपको अप्रोच करते हैं ऐसे, तो उन सबसे अवॉइड करना है। कोई कॉलेजेस आप बिफोर द एक्चुअल कॉलेज अलॉटमेंट आपसे रैंडमली कुछ भी फीस चार्ज करते हैं, कहते हैं कि भाई 10,000 दे दीजिए, सीट रिजर्व करवा लीजिए, कोई बात नहीं, नहीं तो आप कर लेना, आपको अवॉइड करना है। कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान से समझो। अगर किसी बच्चे की मान लो परसेंटल 50% से कम है जनरल कैटेगरी में, तो बाय रूल्स वापा फरीद यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन नहीं दे सकती इस काउंसलिंग सेशन में, राइट। तो उसमें वो कॉलेज अगर कहता है कि भाई 10,000 पे जमा करवा दो, 20,000 जमा करवा दो, आपकी कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? यूनिवर्सिटी ही एडमिशन नहीं देगी। आप कॉलेज में मान लो कॉलेज ने आपको लिख के दे भी दिया कि भाई ठीक है हम आपको दे देंगे, लेकिन कॉलेज जब यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन करवाने जाएगा, तो यूनिवर्सिटी थोड़ी करेगी, यूनिवर्सिटी की कंडीशन। और यूनिवर्सिटी, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब तक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होती, कॉलेज की एडमिशन प्रोविजनल है, वो कैंसिल हो सकती है। और अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी है तो आपको बेटर कॉलेजेस मिल सकते होंगे। जो अच्छे लेवल के कॉलेजेस होते हैं ना, वो कभी भी आपको ऐसी बातें नहीं करते कि भाई सीट रिजर्व करवा जाओ, ये करवा जाओ। अच्छे लेवल के कॉलेजेस का रिस्पॉन्स ये होता है कि भाई आप काउंसलिंग में ट्राई करो, काउंसलिंग में मिल गया तो ठीक, नहीं तो ना अगली काउंसलिंग ट्राई करना। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है। कोई फालतू की ऐसी बातों में नहीं हो सकता। देखो कि नर्सिंग की डिग्री में एक प्रैक्टिकल डिग्री है। अगर आपको काम आता है तो आपकी डिग्री की वैल्यू है, नहीं तो डिग्री इज जस्ट सिंपली अ पीस ऑफ पेपर। ये डिग्री एक्चुअल में ऐसी है। प्रैक्टिकल आपको नॉलेज एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आपने 4 साल अच्छे से काम सीखा हुआ, तब आपको काम आता होगा, तब आपकी अच्छी सी ट्रेनिंग हुई होगी, तब जाके आपको अच्छी जॉब, अच्छी कुछ भी मिलेगी। को चाहे आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, चाहे आपने प्राइवेट जॉब लेनी है, चाहे आपने फॉरेन का प्लान रखना है, चाहे आपने टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, बीएससी नर्सिंग के बाद कुछ भी करना है, आपको बीएससी नर्सिंग की प्रैक्टिकल नॉलेज, नर्सिंग की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी XYZ डिसीज है, उसकी डिसीज में कुछ एक्स तरीका यूज हो रहा था अब तक, ठीक है भाई। पिछले साल ही कोई वाई मेथड डेवलप हुआ है, कोई नया तरीका आया है वाई मेथड, अब वो वाई मेथड से किया जाता है। अब जो बड़े लेवल के अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उसमें तो ऐसा केस आ गया होगा, वाई मेथड यूज कर लिया होगा। लेकिन अगर आप जिस कॉलेज में हो वहां पर वो एक्स मेथड से ही चल रहा है, अभी लेटेस्ट मेथड्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है, या कोई लेटेस्ट टूल आ गया है, लेटेस्ट कोई मशीनरी आ गई है, लेटेस्ट कोई टूल है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। कल को जब आपको जहां पे भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, जहां पे भी आप जॉब करने जाओगे, वहां पे बोलते हैं कि भाई ये वाला टूल लाना, आपको पता ही नहीं कौन से वाला उठाना है, क्या करना है, आपको पता नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी में, उस मेथड में क्या हो रहा है। तो लेटेस्ट इक्विपमेंट की नॉलेज का होना, लेटेस्ट प्रोसीजर्स के नॉलेज का होना, लेटेस्ट क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो बड़े लेवल के हॉस्पिटल्स हैं वहां पे ऐसे केसेस रेगुलर आते रहते हैं, वहां पे प्रैक्टिस ज्यादा होती है और वो चीजें आपके लिए क्लियर होती रहती हैं। तो बड़ा हॉस्पिटल या ज्यादा प्रैक्टिस जहां पे हो, आपको वहां पे जाना है।
ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं ऐसा कॉलेज ले लेता हूँ जहाँ ये ले लेती हूँ जहाँ पे प्रैक्टिस कम होगी, चलो मुझे काम कम करना पड़ेगा। ये काम करना ही काम सीखना है, और इस डिग्री की वैल्यू सिर्फ काम सीखे की है, अकेली डिग्री करने की कोई खास वैल्यू नहीं है। और काम सीखना बहुत जरूरी है, तो कॉलेजेस ऐसे फिल करें जिनका अपना हॉस्पिटल हो। अगर आप अपना हॉस्पिटल नहीं है तो कम से कम आप वेरीफाई करें कि वो कॉलेज की प्लेस जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पे होती है। अगर हर साल उस कॉलेज की ट्रेनिंग किसी एबीसी हॉस्पिटल में होती है, हर साल उसी एबीसी में होती है, तो ठीक है, कोई पॉइंट ऑफ वरी नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। उनका टाइप होगा, वो वहां पे करते होंगे, सब नॉर्मल है। लेकिन अगर चेंज होती रहती है, कभी एक्स हॉस्पिटल में लग गई, कभी वाई हॉस्पिटल में लग गई, कभी जेड में लगी, कभी लगी नहीं, कभी कुछ कभी कुछ, तो ऐसे कॉलेजेस को आप अवॉइड कर सकते हो। या फिर जब आप कॉलेज को पूछते हो कि भाई हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, अगर आप आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, आपको वो बोल्डली कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता पाते, मतलब ऐसी गोल मोल बातें करते हैं कि देखेंगे जी, लगवा देंगे जी, हो जाएगी जी, डोंट वरी जी, बहुत अच्छी होती है जी, अवॉइड इट। क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही, छोड़। एक 100 से मोर प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपके पास, फिलहाल चॉइस है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी तो उस चॉइस को वर्थ ही करो, अच्छे कॉलेज में जाना। अच्छा, एक दो बातें और। कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम एक आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी कॉलेज में आप चॉइस फिलिंग करने वाले, कोशिश करो कि कॉलेज ऐसा हो, चलो उसके साथ हॉस्पिटल हो, अच्छी बात है, कोशिश करो कि कॉलेज ऐसा हो जिसमें अकेले नर्सिंग नहीं, बाकी के प्रोग्राम भी हो सके। तो वो एमबीबीएस, बीडीएस, ये मतलब अगर कोई हायर लेवल की डिग्री भी करवाता है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कॉलेज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, करवा सकते हो आप। क्योंकि वो कॉलेज देखो, आपको भी पता है कि बीएससी नर्सिंग की फीस हाँ ज्यादा है, पर इतनी ज्यादा नहीं है। एमबीबीएस की, बीडीएस की, इनकी फीस काफी हायर साइड पे होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस, राइट। गवर्नमेंट कॉलेजेस सारे अच्छे हैं, वो तो आप फिल करोगे ही करोगे, जीएमसी अमृतसर, पटियाला, जीएमसी पटियाला, और यूकॉन फरीदकोट, बाकी गोएदाल साहब और बादल, ये सब ठीक है। चलो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनकी तो हम डिस्कशन कर ही नहीं रहे। प्राइवेट कॉलेजेस में शॉर्टलिस्ट करना है ना, गवर्नमेंट में तो चलो ठीक है। वैसे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें भी तीन ही अच्छे हैं। कौन से तीन अच्छे हैं, आपके लिए कौन सा अच्छा है, मैं सब बता के जाऊंगा, डोंट वरी। अब प्राइवेट कॉलेजेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले हमने कहा आईएनसी अप्रूवल चेक कर लो। गवर्नमेंट होंगे उसकी टेंशन नहीं, प्राइवेट को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। दूसरा, अगर कोई फालतू की बातें कर रहे हैं भाई, वैसे ही वेग स्टेटमेंट दे रहे हैं, अवॉइड करो। तीसरा, हॉस्पिटल की आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हो रहा है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे नहीं लिखी, इंपॉर्टेंट, अगर उस कॉलेज में हायर मेडिकल प्रोग्राम्स होते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस वगैरह, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, सोचने की टेंशन की बात नहीं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो भाई, बीएससी, देखो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करें। प्राइवेट कॉलेजेस जो है ना, बीएससी नर्सिंग में आपको भी पता है फीस ठीक है, लेकिन एमबीबीएस, बीडीएस की फीस तो बहुत हाई है एज कम्पेयर टू नर्सिंग। अब ऐसा कॉलेज अपनी रेप्यूटेशन खराब नहीं करेगा बिल्कुल भी कभी। क्यों? क्योंकि भाई एमबीबीएस, बीडीएस में अगर उसकी रेप्यूटेशन खराब होगी, उस कॉलेज में कुछ बातें ऐसे मार्केट में उठ गई, कुछ कॉलेज के बारे में बुरा भला कहा जाने लगा, तो उनको पता है कि कल को भाई हमारे पास एमबीबीएस, बीडीएस के बच्चे कम आएंगे या प्रॉब्लम आएगी, और फीस तो उनकी हाई है ना, उनका उस कॉलेज का मेन रेवेन्यू वहां से जनरेट हो। ऐसा कॉलेज रिस्क नहीं लेगा, ऐसे कॉलेजेस में आपको अच्छा एक्सपीरियंस ही मिलेगा। और उसका रीजन ये भी है कि एमबीबीएस, बीडीएस की जब पढ़ाई हो रही है, तो उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वैसे भी अच्छा हो, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकल ज्यादा हो रही होंगी, ट्रेनिंग ज्यादा लग रही होगी। क्योंकि वो भी अगेन एमबीबीएस, बीडीएस में तो प्रैक्टिकल डिग्रीज है ना, तो उसमें भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लगती रहती है। तो इसका मतलब केसेस है तभी आपकी ट्रेनिंग लग रही है, तब नर्सेस की रिक्वायरमेंट भी है, तो नर्सिंग की ट्रेनिंग भी लगेगी। अगर हो तो अच्छी बात है। अगर चलो उस कॉलेज में मान लेते हैं एमबीबीएस, बीडीएस ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर बीएससी नर्सिंग के अलावा कम से कम और प्रोग्राम तो हो, जैसे एमएससी नर्सिंग हो, नहीं तो एएनएम, जीएनएम, मतलब बाकी कुछ भी तो हो ना। ऐसा ना हो ना कि वो पूरा पूरे का पूरा बड़े का बड़ा कॉलेज सिर्फ बीएससी नर्सिंग पे बेस्ड है भाई, अकेले बीएससी नर्सिंग करवाते हैं और कुछ नहीं। मतलब ऐसा नहीं कहता कि ऐसा गलत है, पर एक ही अगर उनका कोर्स होगा और कल को वो कोर्स बंद हो गया, नहीं अच्छा रहा, कुछ भी हुआ, मतलब आज आप उस कॉलेज से डिग्री कर लो, आज से 10 साल बाद पता लगे कि कॉलेज ही नहीं है, तो मतलब 10 साल बाद आप बोलो कि मैंने उस एबीसी कॉलेज से कहा करी थी डिग्री, अब वो एबीसी कॉलेज है ही नहीं, तो वो मतलब समझ रहे हो ना, वही की बात है। ध्यान रखना, अच्छा कॉलेज ही सिलेक्ट करना है, स्पेशली प्राइवेट। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आजकल गूगल पे ही दिख जाता है भाई, क्या है क्या नहीं, आप चेक कर सकते हो। अगर कोई कॉलेज आपसे अनरियलिस्टिक प्रोमिस करती है, अनरियलिस्टिक मतलब कॉलेज कहते हैं कि आपको डिग्री करते ही जॉब दिलवा देंगे, आपको डिग्री करते ही पीआर दिलवा देंगे, आपकी 100% प्लेसमेंट करवा देंगे, ऐसी सब बातें झूठी होती हैं। ऐसे कॉलेजेस पे बहुत ज्यादा नजर रखनी है कि कोई ऐसी बातें कर रहा है तो उसको छोड़ दो, या फिर उसकी बहुत क्रॉस वेरिफिकेशन करो।
हमें बहुत सारे कॉलेजेस अप्रोच करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप हमें बच्चे दे दीजिए, हम आप हमारे कॉलेज का नाम ले दीजिए, आप हमारे कॉलेज की रिकमेंडेशन दे दीजिए, हम आपको पर स्टूडेंट इतनी फीस इंसेंटिव दे देंगे, इतना रेफरल दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कभी भी जिंदगी में आज तक किसी भी कॉलेज का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी, किसी भी बच्चे को रेफर नहीं करा। बहुत सारे बच्चे उसी कॉलेज में शायद जाएं जो कॉलेज की रिकमेंडेशन हमें आती है, पर हम कभी भी ऐसे नहीं करते। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा काम बन सकता है कि भाई हम सिर्फ काउंसलिंग करेंगे, ओपनली काउंसलिंग सेशंस रख दें पब्लिकली, और बच्चों को उन इधर से उधर कॉलेज में भेजते रहें, बहुत अच्छे अच्छे इंसेंटिव देते हैं। लेकिन मुझे ऐसे जो कॉलेजेस है ना, उन पे वैसे ही बड़ी नजर बनाने की पड़ती है कि यार ऐसे कॉलेजेस में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कि क्योंकि ऐसे कॉलेजेस में अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो भाई कहाँ से कमा रहे हैं इतना प्रॉफिट। तो आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस या कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक बातें ना कर रहे हैं। मतलब 100% प्लेसमेंट देखो कहीं भी नहीं हो सकती, बिल्कुल साफ सुथरी बात है। अगर काम आता ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही डिग्री कर लेगा, तो क्या आपको जॉब दिलवाएंगे? तो अगर आपको 5-7 हजार की जॉब कहीं से 10 हजार की दिलवा भी दी, उसका क्या ही फायदा है? तो कोई कहता है कि भाई सब बच्चों की पीआर लग जाएगी, नहीं लग सकती भाई। वो सब बच्चों की एनक्लेक्स क्लियर हो जाएगा, नहीं हो सकता भाई। सब बच्चों की तो डिग्री भी कंप्लीट नहीं हो सकती, कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे, कुछ बच्चे कंपार्टमेंट आ जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अनरियलिस्टिक बातों से थोड़ा अवॉइड करो। ठीक है। ठीक है, बाकी कोशिश करें अच्छा हॉस्पिटल हो, मतलब हॉस्पिटल है, नाम का है, बस उस हॉस्पिटल में 10 ही बेड की अवेलेबिलिटी है, वो भी नहीं ना, अच्छा बेड होना चाहिए। मतलब आपको पता हो कि उसमें अच्छे केस जाते हैं हॉस्पिटल में, मतलब रेपुटेशन है उस हॉस्पिटल की, उसमें अच्छी फैसिलिटीज हैं, आईस, मतलब ठीक है। बाकी ये तो चलो टॉप नर्सिंग कॉलेजेस, मतलब अगर आप में चलो पीपीमेट की काउंसलिंग कर रहे हो ठीक है, बट एम्स पीजीआई थोड़ी बेटर ऑप्शंस हैं, तो देख लीजिएगा। अब फी स्ट्रक्चर जो है वो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, आपको दिखाई चुका हूँ कि क्या है कितना नहीं। मतलब अकेली सिर्फ ट्यूशन फीस जो आप देख रहे हो फिलहाल, सिर्फ वो ट्यूशन फीस ही नहीं है ना, उसके अलावा हॉस्टल फीस है, एग्जाम फीस है, बुक्स मटेरियल, यूनिफॉर्म कॉस्ट, क्लिनिकल ट्रेनिंग फीस, ये बड़ी टिपिकल होती है। प्राइवेट कॉलेजेस काफी हायर चार्ज कर लेते हैं इसको, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, उस कॉलेज की जो फैकल्टी है वो अच्छी हो, मतलब जो टीचर्स हैं वहां पर, वो कम से कम मास्टर्स तो होने ही चाहिए। अकेले बीएससी नर्सिंग, कई बार कहते हैं कि बीएससी नर्सिंग इस कॉलेज से पढ़ी है, चलो किसी कॉलेज में पढ़ाने लग जाए। अब नहीं भाई, उसको कितनी नॉलेज होगी, कम से कम मास्टर्स होनी चाहिए। फिर वो ध्यान रखे कि उनके जो टीचर्स हैं वो पुराने हों, ऐसा नहीं कि हर साल ये फैकल्टी चेंज होती जा रही है, इस साल कोई और टीचर पढ़ा रहा है, पिछले साल कोई और पढ़ा रहा था, तो बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस वगैरह मतलब ठीक है, वो सब बातें अच्छी होनी चाहिए। मैंने आपको चेकलिस्ट बताई दी है। हो सके तो एडमिशन से पहले पहले कॉलेजेस को विजिट करके देख लो, आपके लिए बेटर रहेगा। आईएनसी अप्रूव, चेक। उसका हॉस्पिटल होना चाहिए, नॉट नेसेसरली 100 बेड, 20 बेड, 50 बेड, कुछ भी चलेगा, पर अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्वालिफाइड फैकल्टी होनी चाहिए। गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड अगर है तो अच्छी बात है, चेक कर सकते हो। फीस रीजनेबल हो, ऐसी भाई कोई कहे कि रैंडमली कुछ भी लाखों में चार्ज करेंगे, नहीं भाई, पहले से ही उनसे एस्टिमेट ले लो पूरा। अच्छा, लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं इस चीज पे। अगर कोई कॉलेज मान लो मेन रोड से भी 20-30 किलोमीटर अंदर जाके है, जो 10 किलोमीटर अंदर जाके किसी रूरल एरिया में, रूरल एरिया में होना बुरी बात नहीं है, पर वो जहाँ पे है वहां पे कोई डायरेक्ट कन्वीनियंस ही नहीं जाता। वहां पे बस नहीं जाती, ऑटो नहीं जाती, या ऑटो जाता है तो दिन में जाता है भाई, सुबह शाम नहीं जाता। मतलब मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, आपके पेरेंट्स आपको छोड़ आएंगे, गाड़ी में छोड़ आएंगे, सब सही है। पर कब तक भाई, बहुत सारे दिन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार नहीं पेरेंट्स जा पाएंगे। कई बार 4 साल की डिग्री है ना, कोई 1-2 दिन थोड़ी जाना है। कई बार पेपर है, कई बार बीच में छुट्टियां आ गई, कई बार छुट्टियों में पेपर आ गया, कुछ भी हो गया, ट्रेनिंग लगी है, जाना कुछ भी हो गया। तो कन्वीनियंट लोकेशन होनी चाहिए। आप पहले से ही कॉलेज में विजिट करके देख लो, या फिर आप मैप वगैरह पे अच्छे से चेक कर लो कि भाई कैसे पहुंचना कहाँ है कॉलेज पे। मतलब कॉलेज की ऑनलाइन में अच्छी अच्छी रेपुटेशन देख के कल आप फिल मत कर लेना, उसको देख लो लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्टल की अवेलेबिलिटी, क्योंकि गर्ल्स हैं मोस्टली इसमें, तो मैं चाहता हूँ कि हॉस्टल हो पीजी के कंपेरेटिव। हॉस्टल ज्यादा बेटर रहते हैं, क्योंकि थोड़ी नजर भी बनी रहती है, वार्डन भी होते हैं, आने जाने की टाइमिंग भी होती है, और पढ़ने का एनवायरनमेंट भी थोड़ा बहुत तो होता ही है एज कम्पेयर टू पीजी। पीजी में डिसिप्लिन नहीं रहता। पीजी में डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल काम, क्योंकि आसपास बच्चे कहते हैं कि चलो ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, टाइम लिमिट नहीं होती, कुछ नहीं होता, कई बार बच्चे तो बिगड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हॉस्टल खूब ज्यादा अच्छी बात है। पीपीएमटी के बेस पे होना है, सब सही है। तो नर्सिंग में बहुत सारी वैकेंसीज अभी भी खाली हैं, तो ठीक है भाई। ठीक है। आगे। अब अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको और साथ में लेके जाने होंगे, मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ। फिर मैं आपको चॉइस फिलिंग सिखाऊंगा। जब आपको कोई भी कॉलेज पर्टिकुलर अलॉट हुआ, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ, तो उसमें आपको देखो, जो कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर मिलेगा ना,
उस अलॉटमेंट लेटर में पहली बार लिखा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। बट स्टिल जो मेन चीजें हैं, जैसे ये एनेक्शर, दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। आप किसी भी कैटेगरी के हो, ये आपने फिल करना ही है। ये आपने, अच्छा सिर्फ यही नहीं, आप जो भी कैटेगरी को, आप एक बार सारे एनेक्शर्स देख लीजिएगा प्रॉस्पेक्टस में, पेज नंबर 44 से लेके ऑनवर्ड सारे एनेक्शर्स ही हैं। जिसमें भी आप एप्लीकेबल हो, उसमें आपने ये फिल करके लेके जाने हैं। ठीक है, ये सारे आपने बना के लेके जाने हैं। पंजाब रेजिडेंस सर्टिफिकेट सबको चाहिए, पंजाब का डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबको चाहिए। तो अगर आपका बना है तो ठीक है, नहीं तो बनवा सकते हो। ये परफॉर्मर्स आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। स्पेशली गैप अंडरटेकिंग का एक परफॉर्मा होता है, वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, वो आप लोगों ने बनवाना है अगर आपका है तो। अब बाकी आप, क्योंकि हर किसी का होगा नहीं, हर कोई बंदा एक पर्टिकुलर कंपनी में काम नहीं कर रहा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपने बनवा के लेके जाने हैं एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, तो ठीक है। स्पोर्ट्स की ग्रेडेशन आप लोगों ने अब तक वैसे करवा ली होगी, क्योंकि वो पहले भी आया था ना कि आपको सबमिट करवाना था डॉक्यूमेंट। अगर नहीं करवाई हुई तो आप करवा लीजिएगा इमीडिएटली, वो आपको चाहिए। स्पोर्ट्स की ग्रेडेशन करवाना जरूरी है। ठीक है, बॉर्डर एरिया का है परफॉर्मा, हर कैटेगरी का परफॉर्मा परफॉर्मा यहाँ पर है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई गैप है, 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, जितने मर्जी साल का है, ये गैप अंडरटेकिंग आप लोगों ने जरूर बनवानी है। अब इसमें दो चीजें हैं और है। अगर आप लोगों ने इस टाइम पे, आई आपका नाम आ जाएगा, आपके फादर्स नेम आ जाएगा, आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, आई हैव पास 10+2 इन दिस टू दिस, सॉरी मतलब इस ईयर में, जैसे 2024 में पास करी थी, 25 में पास करी थी, फ्रॉम यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, आई हैव नॉट ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूशन आफ्टर +2। ठीक है, अगर आपने 12th के बाद प्योरली गैप क्रिएट करा है और उसमें कोई भी कोर्स नहीं करा, गैप अंडरटेकिंग बनानी है। और अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन करा था तो ये दैट आई हैव ज्वाइंड दिस कोर्स, कोर्स ऑफ जो भी आपने करा था, न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स का करा था, इस कॉलेज से करा था, इस ईयर में करा था, तो आपने वो सारा, मतलब इन दोनों में से अगर आपने गैप ही है, कोई भी कोर्स इस टाइम पे नहीं करा, कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं करा तो ये, और अगर आपने कोई भी डिप्लोमा कर लिया था, कोई छोटा मोटा कोर्स कर लिया था, तो उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे फिल कर लेनी है। और डेफिनेटली वो कोर्स आपको पहले छोड़ना पड़ेगा, तो है ही बात ना, दो कोर्स आप सेम टाइम पे नहीं कर सकते। बाकी जहां जहां पे भी आपकी एलिजिबिलिटी है, वो आप परफॉर्मेंस सारे आप लोगों ने फिल करने हैं। ठीक है, यहाँ पे होने वाली है आप लोगों की चॉइस फिलिंग। अब मैं आप लोगों को लाइव चॉइस फिलिंग करके दिखाना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों के डाउट्स अकेले अकेले बच्चे के लेना चाहता हूँ। हमारे पास टाइम तो 1 घंटा हो चला, पर मैं चॉइस फिलिंग तो सिखाऊंगा, ऐसे तो नहीं भेजूंगा। अच्छा, कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए हमने समराइज क्या कुछ सीखा। हमने सीख लिया कि कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेजेस तो फिल करने करने हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में अपना हॉस्पिटल हो तो बहुत अच्छी बात है, रेपुटेशन कॉलेज की अच्छी होनी चाहिए भाई। अगर अदर मेडिकल प्रोग्राम करवाता है तो और भी अच्छी बात है। उसकी फीस स्ट्रक्चर आपकी अफोर्डेबल होना चाहिए, आपकी पॉकेट अलाउ करनी चाहिए, लोकेशन कन्वीनियंट होनी चाहिए, ये सब बातों का मेन ध्यान रखना। ये कॉलेजेस की लिस्ट हम देख ही चुके हैं। देखो भाई, आपने जो भी कॉलेजेस फिल करने हैं, कैसे फिल करने हैं, पहले बीएससी नर्सिंग के बारे में फिल करना है, ठीक है। परसेंटाइल हाई है फिर तो उसको जरूर करना ही चाहिए। जो भी कॉलेज आप फिल करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सबसे पहले ये गवर्नमेंट कॉलेज देखा, मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है भाई। अब इसमें एक ही कोटा, गवर्नमेंट कोटा सिलेक्ट होगा, ठीक है भाई। जनरल कैटेगरी है, ओके है भाई, हेड चॉइस कर दिया, आ गया। अब इसके बाद मान लो, और दूसरे नंबर पे इसकी परसेंटेज अच्छी है, वैसे परसेंटेज आई थिंक 97 98 कुछ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। चलो सेकंड नंबर पे मान लो हम राजेंद्रा पटियाला जो है वो फिल करना चाहते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला बोलते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पटियाला, गवर्नमेंट कोटा, जनरल कैटेगरी, हेड चॉइस, लो दो कॉलेजेस आ गए। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट कॉलेज फॉर एग्जांपल फरीदकोट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसको यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बोलेंगे हम नहीं मतलब सारे बोलते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट कोटा, जनरल कैटेगरी, हेड चॉइस। ठीक है भाई, अब इसने 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल कर दिए। अब इसके बाद ये प्राइवेट कॉलेज फिल करना चाहते हैं, नॉट रिकमेंडेशन, मैं बिल्कुल किसी कॉलेज का नाम वैसे लेना नहीं चाहता,
पर यहाँ पर सबसे पहले आदर्श कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिख रहा है तो मैं वो सिलेक्ट कर देता हूँ। अब देखो जैसे ही आप प्राइवेट कॉलेज सिलेक्ट करोगे ना तो सिलेक्ट कोटा में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा। ऑफकोर्स आपको पहले गवर्नमेंट कोटा ही फिल करना है। अब जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट कर दिया भाई, ठीक है जी, आगे आगे। ठीक है जी, आदर्श कॉलेज ऑफ नर्सिंग पटियाला, गवर्नमेंट कोटा, आगे बढ़िए। अब इसी कॉलेज को, सेम आदर्श कॉलेज ऑफ नर्सिंग को मैनेजमेंट कोटा में, सॉरी, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा में जनरल कैटेगरी में फिर से सिलेक्ट कर दिया। ये प्राइवेट कॉलेज है, दो बार। ध्यान से बात सुनो। ये बच्चा, क्योंकि ये बच्चा जनरल कैटेगरी का था तो इसने गवर्नमेंट कोटा में सिंगल टाइम, मैनेजमेंट कोटा में सिंगल टाइम फिल करा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आप हर प्राइवेट कॉलेज को ऐसे दो बार फिल कर सकते हो। हर प्राइवेट कॉलेज को आप दो बार फिल कर सकते हो। पहली बार गवर्नमेंट कोटा जनरल कैटेगरी, दूसरी बार मैनेजमेंट कोटा जनरल कैटेगरी। हर जनरल कैटेगरी का बच्चा हर प्राइवेट कॉलेज को दो बार फिल कर सकता है और गवर्नमेंट कॉलेज को सिंगल टाइम फिल कर सकता है। तो अगर आप मान लो 5 प्राइवेट कॉलेजेस को फिल करते हो दो दो बार, तो लिस्ट में यहाँ पर 10 कॉलेजेस आपको दिखेंगे। देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आपको पटियाला ऊपर रखना है, प्रायोरिटी अप पे क्लिक करो, पटियाला ऊपर चला जाएगा, अमृतसर नीचे आ जाएगा। आपको लगता है कि नहीं भाई यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऊपर करना, ऊपर कर लो। ऐसे ऐसे आप फिलिंग कर सकते हो। फिलिंग करने के बाद आप लोग यहाँ पे आके प्रीव्यू पे चेक भी कर सकते हो कि आपने क्या क्या फिल करा हुआ है। बस यहाँ पे आपने फाइनल सेव करके रख देना है। अब मैं नहीं चाहता कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से कि आपने यही फिल करने हैं, तो आप यहाँ पर आके एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सबसे पहले तो प्राइवेट कॉलेजेस को डिलीट कर देते हैं। अब उसके बाद मैं आप लोगों को जनरल बातें बताता हूँ जो बताना चाहता हूँ। देखो, मैं आपको सब बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो इस बार ना जो नीट का एग्जाम हुआ है वो पहले तो क्या कुछ हुआ है वो आप लोगों को पता ही है। अब इस बार जो नीट का एग्जाम दूसरी बार भी हुआ है उसमें भी पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आने की वजह से कट ऑफ जो है हालांकि मॉडरेट जाएंगी, ज्यादा हाई नहीं जाएंगी। पर बच्चों को अभी पता नहीं है, उन सब बच्चों ने पीपीमेट भी अप्लाई तो करा हुआ था, वो सारे बच्चे काउंसलिंग अटेंड करेंगे। एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे पता नहीं, नहीं लेंगे तो सेकंड काउंसलिंग में सीट्स वेकेंट हो जाएंगी, सेकंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, वो तो अच्छी बात है। पर वो बच्चे काउंसलिंग अटेंड तो करेंगे क्योंकि काउंसलिंग अटेंड करने की कोई फीस नहीं, अभी काउंसलिंग अप्लाई करने की 1 रुपया भी फीस नहीं। पता क्यों? काउंसलिंग अप्लाई करने की फीस थी, ये आपसे तब ले ली गई थी जब आपने पीपीमेट अप्लाई करा। आपने पीपीमेट जब अप्लाई करा तो पीपीमेट की एप्लीकेशन फीस प्लस काउंसलिंग फीस आपने स्टार्टिंग में ले ली थी। मतलब आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो चाहे नहीं हो, डजंट मैटर, यूनिवर्सिटी ने आपसे काउंसलिंग की फीस पहले ही ले ली थी। चलो, अब ऐसे बच्चे भी यहाँ पे काउंसलिंग अप्लाई जरूर करेंगे जिन्होंने नर्सिंग करनी है नहीं करनी है अभी नहीं पता। तो कट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग में हायर साइड पे जाएगी। देखो, मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट रुक जाओ भाई, 5 मिनट क्वेश्चन को रोक दो, ध्यान से सुनो। ये मैंने ना गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट रखी है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट पुरानी है तो डेफिनेटली सीट्स जो है वो रिवाइज हो गई होंगी। आपको ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो पहले तो फिल करने हैं। अब इसमें बच्चों का कॉमन कंफ्यूजन ये है कि भाई अमृतसर, पटियाला और फिर देखो गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे ऐसे लगते हैं ये तीनों, पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट, चाहे वो जीएमसी अपने बड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजेंद्रा बेसिकली पटियाला, चाहे जीएमसी अमृतसर, चाहे यूकॉन फरीदकोट, मेरे तीनों बराबर लगते हैं। अगर मेरे को तिना चो कोई एक चॉइस पूछोगे तो एंड आई विल आस्क ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ऑल 3 आर इक्विवेलेंट टू मी, जीएमसी अमृतसर, जीएमसी पटियाला एंड यूकॉन फरीदकोट, मुझे तीनों बराबर रखते हैं। किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, नेट पिकिंग हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि यही 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 जो आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली सही लगता है वो आप रख सकते हो। एंड माई पर्सनल रिकमेंडेशन है कि 200 किलोमीटर से ऊपर कोई भी कॉलेज, चाहे गवर्नमेंट है प्राइवेट है, अवॉइड करो। जितना मर्जी वो लाख गुना अच्छा हो, लेकिन 200 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है ना, वहां पर पहुंचने में आपको 3 घंटे से ज्यादा 4 घंटे का टाइम लगता है। और साल में कितनी बार आना जाना होगा, बहुत बार टाइम खराब भी होगा और बहुत जगह पर लगेगा कि वो अर्थ ही नहीं है। 3 घंटे का पेपर देने गई हूँ, 2 घंटे का पेपर देने गई हूँ, 4 घंटे जाने के लगे, 4 घंटे आने के लगे। बहुत बार ऐसा होगा। कई बार हम बीमार हैं, कई बार घर पे कोई बीमार है तो आना जाना ये वो बहुत कुछ होता है। तो कोशिश करिएगा, ये तीनों मेरे लिए इक्विवेलेंट है। उसके बाद ये तीन भी फिल कर लेना। अगर आपका रैंक बिलो 50 है, बिलो 100 है, तो चलो ठीक है, आपको इनमें से मिल जाएगा। फिर आप ये तीन फोर्थ फिफ्थ सिक्स पे फिल कर लो, नहीं भी फिल करोगे आपकी मर्जी है। पर ये तीन भी मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा प्राइवेट कॉलेज। अगर आपके आसपास अच्छा प्राइवेट कॉलेज है तो ठीक है भाई, नहीं तो आप ये 6 के 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस भी फिल कर सकते हो। ये तीन तो करने ही है। अब इस साल जीएमसी अमृत 100+ प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, ये गवर्नमेंट कॉलेज हो गए। इनमें से सबसे हायर कट ऑफ किसकी जाएगी? मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूँ कि इस बार हायर कट ऑफ या तो जीएमसी अमृतसर की जाएगी या फिर जीएमसी पटियाला की जाएगी।
या फिर यूकॉन फरीदकोट की जाएगी। इन तीनों में से ही किसी की जाएगी। किसी साल किसी की, किसी साल किसी की, किसी साल किसी की, फिक्स नहीं है। कोई बारी नहीं बांटी हुई कि भाई चलो इस बार उसकी हायर कर देते हैं, इस बार उसकी हायर कर देते हैं। तीनों में से किसी की भी हायर जा सकती है। कौन डिसाइड करेगा? कोई नहीं डिसाइड करेगा। मतलब इसमें फॉर एग्जाम्पल इसमें ओपन कैटेगरी की 28 सीट्स हैं, इसमें 34 सीट्स हैं। मुझे नहीं पता कि दिस ईयर कितनी है, ये पुराना है। दिस ईयर की वो लिस्ट है ना, उसमें जाके चेक कर लेना कितनी कितनी है। मैं चलो सेफ साइड के लिए समझ लेता हूँ कि इसमें 30 सीट्स हैं, जनरल कैटेगरी की 30, जनरल कैटेगरी की 30 सीट्स हैं। लेट्स आई एम अज्यूमिंग इट कि 30। अब जो कॉलेजेस जो है ना वो अप्लाई करते हैं, जो कॉलेजेस जो है वो हमारे पास, आप कितने बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं? मतलब आप आपसे हायर नंबर वाले बच्चों ने, मतलब आपने पहली प्रेफरेंस पे जीएमसी अमृतसर फिल कर दिया, सेकंड नंबर पे ये कर दिया, थर्ड नंबर पे ये कर दिया, फोर्थ नंबर पे कोई भी प्राइवेट कॉलेज कर दिया, एक्स वाई जेड कॉलेज कर दिया, कोई भी एक्स वाई जेड, और उसमें मान लो 50 सीट्स। तो आपने ये चार प्रेफरेंसेस फिल करी, तो सबसे पहले आपको इसमें कंसीडर करा जाएगा। इस कॉलेज की लिस्ट बनेगी, देखेंगे कि कितने बच्चों ने इस कॉलेज को प्रेफरेंस में फिल करा हुआ है। आपसे ज्यादा नंबर वाले बच्चों ने अगर ये प्रेफरेंस फिल करी है और 30 बच्चे उनको ऐसे मिल जाते हैं, तो इन 30 की लिस्ट बन जाएगी। इनकी सीट्स फिल हो गई, आपको ये कॉलेज अलॉट नहीं हुई, आपकी बारी आ जाती है इधर। अब इसमें देखेंगे कि आपसे ज्यादा कितने नंबर वालों ने ये कॉलेज फिल करा हुआ है। अगर 30 से ज्यादा आपके नंबर वाले बच्चों ने कॉलेज ये फिल करा हुआ है, तो उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उनकी लिस्ट बन जाएगी, आपको ये नहीं मिलेगा। फिर इधर अगर आपसे बेटर स्कोर वाले 30 बच्चों ने ये कॉलेज अप्लाई करा हुआ, तो उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपको ये नहीं मिलेगा, अगला मिलेगा। मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसमें भी डिपेंड करता है कि आपसे बेटर स्कोर वालों ने नहीं करा। अगर आपसे कम स्कोर वालों ने करा हुआ है और आपकी बारी बीच में आ जाती है, तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाता है। मैं मान लेता हूँ कि चलो ये नहीं अलॉट हुआ, तो इस कॉलेज की लिस्ट बनेगी ऐसे ही। आपसे देखेंगे बेटर स्कोर वाले कितने बच्चों ने ये कॉलेज अप्लाई करा है। मान लो 40 बच्चे आपसे बेटर स्कोर वाले हैं, 10 बच्चे आपसे कम स्कोर वाले हैं, आप बीच में आ गए, तो ये आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। ऐसे कॉलेज की अलॉटमेंट होती है। और सबसे हायर कट ऑफ किसकी जाएगी, पहले से डिसाइड करना इज वेरी टफ टास्क। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। 138 थे फर्स्ट थ्री चो ही नहीं मिल सकता। हाँ तनश्वी, फर्स्ट थ्री में से ही मिल जाएगा आपको, लेकिन फिल ज्यादा करने हैं, रिस्क नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना। ठीक है, फिल ज्यादा करने हैं। हर बच्चे ने ओवर स्मार्ट नहीं बनना, ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आना, नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा फिल करना है। जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, ध्यान से सुनो, जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो, तो दो बातें, या तो आपको कॉलेज पसंद है, कॉलेज पसंद है जाओ कॉलेज में एडमिशन करवाओ, डॉक्यूमेंट फीस दो, शांति से बैठो। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं तो भी कॉलेज के पास जाओ, वहां पे आप अपनी सीट सरेंडर करो, वहां पे उनको लेटर लिख के दो, यूनिवर्सिटी को भी रिपोर्ट करो कि भाई हम इस कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाना चाहते, कॉलेज को भी करवा दो कि भाई हम अपनी सीट सरेंडर करना चाहते हैं, हमारी जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दी है। तो आपकी कॉलेज अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी, अगली काउंसलिंग में आप फिर से पार्टिसिपेट करोगे कॉलेज। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन करवा लेते हो तो भी आप अगली काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। जो यूनिवर्सिटी फीस है वो तो एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में नॉर्मली होते ही यूनिवर्सिटी फीस है वो तो पूरी एडजस्ट हो जाती है। पर प्राइवेट कॉलेजेस में ये बात ट्रिकी। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे वाले हैं, देव मानुस हैं, वो फीस आपकी रिफंड या सब कुछ कर देते हैं। कुछ कॉलेजेस थोड़े से चला के कि भाई नहीं आपकी ये वाला पार्ट कट जाएगा, वो वाला पार्ट कट जाएगा, ज्यादा फीस कटते हैं, कोई कम कट करता है। दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज टू कॉलेज। तो कॉलेज से आपने कंफर्म करना है एडमिशन के टाइम पे, इनफैक्ट अभी से कंफर्म कर लेना चाहिए चॉइस फिल करने से पहले। ये सारे हक आपके पास तब है अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, अगर आपकी परसेंटेज कम है, कॉलेज ज्यादा फिल करनी है तो ठीक है। बल्कि मैं अभी इस क्वेश्चन का आंसर देता। कहा कि प्रोस्पेक्टस में है, प्रोस्पेक्टस में आप मैंने दिखाया था अभी। सर कुछ कॉलेजेस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखेंगे, पल्लवी कुछ नहीं, सारे, हर कॉलेज आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखेगा, क्योंकि कॉलेज चाहता है कि आप फीस पूरी दे के जाओ, ऐसे बीच में मत छोड़ जाओ। वैसे वो कहते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाने हैं, ठीक है। कोई कॉलेज 1 साल बाद वापस करता है, कोई 2 साल बाद, कोई कोई डिग्री रखता है, कोई बॉन्ड साइन करवाता है। एक बार तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे। स्पोर्ट्स वाला सर्टिफिकेट केड़ा चाहिए, रमनदीप प्रोफार्मा प्रोस्पेक्टस में देख लेना। पल्लवी जी अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेज अलॉट हुआ होगा उसकी सीट सरेंडर करनी पड़ेगी, सीट छोड़नी पड़ेगी, उनको लिख के देना पड़ेगा कि हम अपनी सीट छोड़ रहे हैं, तो वो आपको आपके डॉक्यूमेंट वापस देंगे। मेरा तो कहना वाला सिंपल सा है, अगर आपको कोई कॉलेज पसंद आता है तभी उसमें एडमिशन करवाओ, नहीं तो कॉलेज को आप ही लिख के दे दो कि हम कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, सेकंड काउंसलिंग ट्राई करो। What if we got college in the first round and we don't want that college, then we should go to the college or wait for the second round। कोमल दोनों, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ आपको पसंद नहीं है, कॉलेज के पास जाओ, उसको लिख के दो
कि हम अपना कॉलेज की अपनी अलॉटमेंट कैंसिल करना चाहते हैं एंड विल पार्टिसिपेट इन द सेकंड काउंसलिंग, तो आप वहां पे छोड़ सकते हो और सेकंड काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। कॉलेज एक ही अलॉट होगा सुखमन, दो कॉलेज कैसे होंगे, एक ही होगा। आपसे चॉइस पूछी जा रही है कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, और अलॉट तो एक ही होगा। सारे कॉलेजेस आपको दे देंगे तो बताओ बाकी हजारों बच्चे जो पेपर देने वाले हैं, चॉइस फिलिंग करने वाले हैं, क्या होगा। कोमल भाई उस पर्टिकुलर कॉलेज के पास जाना है, यूनिवर्सिटी नहीं। गवर्नमेंट होने के बाद प्राइवेट तो गवर्नमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, कर तो सकते हैं मनप्रीत, लेकिन प्राइवेट कॉलेज को आप पहले पूछ लेना कि वो फीस का कुछ एडजस्ट करते हैं कि नहीं करते। जब आपने फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी एडमिशन ले ली, फर्स्ट काउंसलिंग में मान लो आपने इस कॉलेज में एडमिशन ले ली, तो सेकंड काउंसलिंग के स्टार्ट होने से पहले 1 वीक पहले एक नोटिस आएगा कि अगर आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो अपने एग्जिस्टिंग कॉलेज की सीट छोड़ दो। तो आपने उस कॉलेज में जाके सीट सरेंडर करनी है, छोड़नी है, उसके बाद आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। सेकंड काउंसलिंग में वो कॉलेज दोबारा से कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज देखो, 3 गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट टॉप नॉच है। अच्छा, टॉप नॉच में भी मैं बात आपको बता दूं, पहले ही बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज 6 के 6 किसी में भी चले जाओ, किसी के भी हॉस्टल्स उतने अच्छे नहीं है जितने प्राइवेट कॉलेज के होंगे। आपको किसी न किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड किस चीज पे करना है, फीस पे, फैसिलिटीज पे, किस चीज पे। गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, हॉस्टल्स की, क्योंकि हॉस्टल्स की फीस भी आपसे मिनिमम चार्ज कर रहे हैं ना, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि भाई 5 स्टार होटल जैसे हॉस्टल्स। और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के होटल्स जैसे हॉस्टल्स बने हुए हैं, तो पता नहीं लग रहा कि हॉस्टल में आए हैं कि किसी 5 स्टार होटल में रुके हुए हैं, मतलब इतने लेवल का है, उसके हिसाब से वो फीस भी चार्ज कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोगों ने देखा कि भाई 15-20 हजार तो फीस है साल की हॉस्टल की, उसमें आपको कितनी फैसिलिटीज हम। आप लोग जिस भी कॉलेज में जाओ, मन लगा के आगे पढ़ना, जो आप लोगों को मेहनत करने की आदत बनी हुई है उनको बरकरार रखना। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। यही प्रे करना, यही अरदास करना कि सारी मेरे वीरा भैन वधिया तो वधिया कॉलेज मिल जाए, जो उन्होंने डिजायर्ड कॉलेज है वही मिल जाए। मेहनत करते रहो, काउंसलिंग के राउंड सारे अटेंड करना एंड अगले काउंसलिंग के राउंड भी अटेंड करना। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, अगली काउंसलिंग में भी आपको गाइड कर देंगे, डोंट वरी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।